नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे झारखंड में डोमिसाइल नीति बदलने से नाराज हैं वहां के मूल निवासी, और इंदौर में एमवाई अस्पताल में 24 घंटे में 17 मौतों से हड़कंप। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने का आरोप। अस्पताल प्रशासन ने नकारी लापरवाही की बात। झारखंड में डोमिसाइल की नई परिभाषा पर विवाद। आदिवासी समुदाय में नाराजगी। मूल निवासी छात्रों को नौकरी मिलने में दिक्कत का अंदेशा। जीएसटी को लेकर छोटे कारोबारियों में असमंजस। नियमों को ना समझने से परेशानी, कंप्यूटर ना जानने से भी मुश्किल। और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल। बिना विभागीय भवन के चल रहे हैं सेंटर। लाभार्थियों को भी नहीं मिलता संतुलित आहार। ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर इंदौर से है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बीते 24 घंटे के अंदर 17 लोगों की मौत की खबर है। वहां पर मरीजों के परिजन और स्थानीय मीडिया ये खबरें दे रहा है कि वहां जो ऑक्सीजन की सप्लाई का पाइपलाइन है उसमें गड़बड़ी की वजह से ये मौतें हुई हैं। हालांकि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है और अस्पताल का प्रबंधन है वो इन खबरों से इनकार कर रहा है और उसका कहना है कि ये जो मौतें हुई हैं वो रूटीन मौतें हैं। ये हैं प्रकाश। बुधवार को इन्होंने अपने बेहोश हो गए पिता को महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गुरुवार तड़के डॉक्टरों ने बताया कि इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रकाश का आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा से उनके पिता की मौत हुई। हमको आईसीयू में नहीं जाने दिया। उसके बाद में मैं दीवार के धड़े सहारे खड़ा था, तो उनने आपस में बात कर ही रहा था कि ऑक्सीजन ख़त्म हुई है, ऑक्सीजन ख़त्म हुई है। बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। उसके बाद में फिर 1 डेढ़ घंटा हुआ। उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। इस अस्पताल में 21 और 22 जून के दरमियान 17 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1400 बेड वाले इस अस्पताल के आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और बच्चों के आईसीयू में गुरुवार तड़के ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ देर के लिए बंद हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी के आरोप का खंडन किया है। ये डेथ जितनी भी हुई हैं, इनमें ऐसे नहीं कि सब ऑक्सीजन पे जो थे, वेंटिलेटर पे थे, उन्हीं की हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो मतलब जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं। और हमारे पास करीब 40 वेंटिलेटर हैं। सभी और भी मरीज हमारे वेंटिलेटर पे थे, वो अभी भी है। मीडिया में मामला आने के बाद इंदौर के कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आनन फानन में क्लीन चिट दे दी। कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज रॉन्ग। लेकिन मृतकों की सूची जारी नहीं करना और बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में शवों को अस्पताल से बाहर भेज देना कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिला है। मई 2016 में भी यह अस्पताल संदेह के घेरे में आया था। उस वक्त ऑक्सीजन की जगह बेहोशी वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस दिए जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी न्यायिक कमेटी ने तब कुछ डॉक्टरों और टेक्नीशियंस को जिम्मेदार ठहराया था। ये मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इंदौर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस समय इंदौर के कमिश्नर संजय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर स्थानीय लोगों को शिकायत क्यों आ रही है? अस्पताल में क्या गड़बड़ी हुई? देखिए, पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये 17 डेथ जो हुई हैं क्या वो अप्रत्याशित हैं। जी। अगर एवरेज डेथ देखेंगे 1400 बेडेड हॉस्पिटल में, तो ऑन एन एवरेज पर डे लगभग 12 से 24 डेथ्स होती हैं।
बिकॉज ये टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं वही एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। इस पूरे रीजन का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें ऐसे क्रिटिकल मरीजों के आने पर ये एवरेज डेथ है। सो दैट इज नॉट एन अनयूजुअल नंबर जी। अगर आप मान रहे हैं कि ये रूटीन डेथ है, तो जो वहाँ के मरीजों के परिजन कह रहे थे कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जो जिन लोगों की डेथ हुई उन्हें यूं ही जाने दिया गया। बहुत सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि न्यायिक जांच करा दी जाए। अगर आप लोग न्यायिक जांच के लिए तैयार हो जाते तो शायद उनको कुछ संतुष्टि हो जाती। ये सब क्यों नहीं किया गया? मैडम ऐसा है, जब एवरेज डेथ रोज है तो क्या हमें रोज न्यायिक जांच करनी पड़ेगी? जब फाउल प्ले होगा, लेकिन क्योंकि शिकायत है, क्योंकि मरीजों के परिजनों की शिकायत है और उन्हें डर लग रहा है, इसलिए ये सवाल उठाया मैंने। डू यू वांट मी टू आंसर और यू डोंट वांट मी टू आंसर? गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई। यू हैव गिवन मी, यू हैव कॉल्ड मी, राइट? द इशू इज, मरीजों के परिजनों ने आरोप नहीं लगाया था। जब ये मीडिया में पब्लिश हुआ है, और ये जो मीडिया के जो कवरेज आप बोल रहे हैं, ये 3 बजे घर में जाकर के लोगों ने उनसे इंटरव्यू करना चालू किया है। दिस थिंग दैट हैज हैपेंड इन द नाइट, और एक साथ कई सारे मरीज थे। ऐसा कहीं भी अगर होता तो उन्होंने कभी भी कोई प्रशासन को, ना ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की, नंबर 1। नंबर 2, 3 MLC केसेस थे, केवल MLC केसेस में ही पोस्टमार्टम होता है और उन केसेस में पोस्टमार्टम किया गया है। Not a natural death is done for a postmortem. Nobody till date and till now has requested for a postmortem to be done. If they want, that can also be done. ऐसा नहीं है। ये सवाल, माफ कीजिएगा संजय जी, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन मैं टोकूंगी और मैं सवाल भी पूछूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले 2 बच्चों की डेथ हुई थी, मामला कोर्ट तक गया और उसके बाद वहाँ पर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन थी उसको चेंज करने, उसको ठीक करने, उसका टेंडर करने के बारे में बात हुई, उसकी कलरिंग करने के बारे में बात हुई, वो सब कुछ नहीं हुआ और इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मैम, वो जो इशू था वो ऑपरेशन थिएटर में नाइट्रोजन गैस लगा दी गई थी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, जो बच्चे को दे दी गई थी। इस कारण से इट वाज नॉट अ होल हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में 350 बेड हैं जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इन 350 बेड में से भी जो डेथ हुई है उसमें केवल 2 लोग हैं जिनको की ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था और उनकी डेथ हुई है। बाकी सब विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई वालों की डेथ हुई है। सो यू कैन नॉट एट्रीब्यूट रिमेनिंग 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। सो दैट हैज टू बी क्लियर। 2 ही डेथ हैं जिनको ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था हुई है, एंड दे आर फ्रॉम द मेडिकल ICCU, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें ऑन एन एवरेज 5 to 10 डेथ्स ऑन ए डेली बेसिस होती हैं। और इसके अलावा जिनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था उसी वार्ड में, उनकी भी डेथ नहीं हुई है या उनको भी कोई परेशानी नहीं है। दे आर स्टिल अलाइव। तो अगर कहीं ऑक्सीजन सप्लाई में डिफेक्ट होता तो बाकी लोग भी प्रभावित होते। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो पुरानी रिपोर्ट्स आई, अगर ये शुक्र है कि वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अगर पुरानी रिपोर्ट्स आई जिसमें जो जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि गैस पाइपलाइन को या ऑक्सीजन पाइपलाइन को ठीक करने की जरूरत है, क्यों नहीं आप लोगों ने ठीक कराने की कोशिश की? हो सकता है कि ये जो मौतें हैं वो उसकी वजह से नहीं हुई हों, लेकिन क्या आप लोगों ने उसको ठीक कराने की कोशिश की? 100%। वो तो मेडिकल बकायदा इंक्वायरी हुई है, उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल है, रोज वहां पर मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, लोग ठीक होते हैं और जा रहे हैं। दैट वाज अ केस ऑफ अ एक्सीडेंट, जिसको कि उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, डॉक्टर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, और जो नेग्लिजेंस था उसको ठीक भी कर दिया गया है। दिस हैज नथिंग टू डू विद ऑक्सीजन सप्लाई। प्लीज डोंट कोरिलेट टू इंसिडेंट्स, दे आर 2 सेपरेट थिंग्स। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, रूटीन डेथ्स लगभग इतनी रोज होती हैं क्योंकि ये क्रिटिकल और टर्शियरी सेक्टर लेवल हॉस्पिटल। जी, आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। अगर रूटीन डेथ हर दिन 24 घंटे में 17, 18, 20 होती हैं तो वहां पर मरीज कितने आते हैं? और अगर हर दिन के हिसाब से 18 डेथ होने लग जाएं तो क्या ये अस्पताल जहां पे लोग ठीक होने के लिए आते हैं उसकी क्या इमेज बनेगी? इसके बारे में आप लोग सोचते हैं क्या? मैम 1400 पेशेंट्स को आप 18 से डिवाइड करके 17 से डिवाइड करके देख लीजिए हाउ मच इज द परसेंटेज। इट इज नॉट इवन 0.1%। चलिए, ये मामला मीडिया को संतुष्ट करने का नहीं है। जो मरीज हैं और जो परिजन हैं उनको संतुष्ट करने का है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय दुबे जी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो इंदौर की खबर से आगे का रुख करते हैं और खबर झारखंड का है। झारखंड में नई डोमिसाइल नीति बनाई जा रही है। सरकार ने इसका फैसला कर लिया है नई डोमिसाइल नीति बनाने का, और इस नीति से वहां के स्थानीय निवासी, मूल निवासी नाराज हैं। उनको शिकायत है कि सरकार इसमें मूल निवासियों का ध्यान नहीं रख रही है। उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये नीति चली तो शायद उनको नौकरियों में उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो उनको मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं कृति मिश्रा की रिपोर्ट। स्थानीय निवासियों की परिभाषा तय करने के फैसले से झारखंड में आदिवासी छात्रों में असंतोष है। उनका कहना है कि आदिवासियों और मूलवासियों के हितों की रक्षा के लिए ही बिहार से अलग झारखंड राज्य बना था। आशंका है कि नई नीति से यहाँ के लोगों को नौकरियां हासिल करने में दिक्कत आएगी। यहाँ मैंने बाहर के लोग यहाँ आके रहते हैं, रहना पसंद भी करते हैं। यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, जिस कारण यहाँ बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और यहाँ की स्थान नीति इस टाइप की बनाई गई है कि 10 साल 5 साल से जो भी रह रहा है उसको भी यहाँ का अधिकार दे दिया गया है, जिससे हम लोग को घाटा हो रहा है। और यदि इस टाइप का रहेगा तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी लोग को नौकरी होना मुश्किल है। झारखंड सरकार के फैसले के मुताबिक उन लोगों को स्थानीय निवासी माना जाएगा जिनकी झारखंड में अचल संपत्ति हो या जो 30 साल से यहाँ कारोबार या नौकरी कर रहे हों। जमीन दस्तावेजों में जिनके पूर्वजों के नाम हो, जो झारखंड में पैदा हुए हों और राज्य परीक्षा बोर्ड के तहत 10वीं तक पढ़ाई की हो। इनके अलावा राज्य सरकार और उसके तहत आने वाले संस्थानों के कर्मचारियों और उनकी संतानों को भी नई नीति के तहत स्थानीय निवासी माना जाएगा। जब कोई नया राज्य का गठन होता है या जब कोई नया राज्य बनता है तो वहाँ के मूल निवासियों के विकास के लिए स्थानीय नीति बनाई जाती है। झारखंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्थानीय नीति बनाई गई है। यहाँ आपके 13 जिलों को पूर्णतः यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित रखा गया है और जो शेष 11 जिले हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस नीति से सबको फायदा होगा। मूलवासियों के हितों की रक्षा की जाएगी। सी और डी श्रेणी की सभी नौकरियों में उन्हें 100% आरक्षण दिया जाएगा। तो एक चहुमुखी विकास की परिकल्पना राज्य सरकार ने किया है और योजना बनाने के बारे में इसकी बिल्कुल ग्रामीण स्तर तक जाकर वहाँ से बात करके उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं वह प्राथमिकताएं एकत्र करके योजना और बजट में उसका समावेश किया जा रहा है। उनके कड़ी मेहनत किए हुए के द्वारा झारखंड सरकार को टैक्स पे किया जाता है। उस टैक्स पे से झारखंड सरकार चलता भी है। तो फिर यहाँ के नौकरी की जब बारी आती है तो यहाँ के स्थानीय युवाओं को न देकर के बाहरियों को क्यों लाया जाता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड सरकार के लिए। झारखंड साल 2000 में अलग राज्य बना। उसके दशकों पहले से दूसरे इलाकों से गैर आदिवासी लोग यहाँ आकर बस रहे थे। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। इससे राज्य की कुल आबादी में आदिवासियों का हिस्सा घटा। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में आदिवासियों की तादाद यहाँ महज 26% है, जो 1991 में 36% हुआ करती थी। कई छात्रों का मानना है कि नई डोमिसाइल पॉलिसी की वजह से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी साइडलाइन हो जाएंगे और बाहरी लोग प्रदेश पर राज्य करेंगे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो हर संभव कदम उठाएगी यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए। रांची से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कृति मिश्रा का रुख करते हैं जो रांची से हाल ही में लौट कर आई हैं। कृति, डोमिसाइल नीति की ज़रूरत क्यों थी और साल 2000 में इस राज्य का गठन हुआ, अब 17 साल होने जा रहे हैं, तो इतना देर क्यों लगा राज्य सरकार को डोमिसाइल नीति बनाने में? देखिए अमृता, जब साल 2000 में झारखंड राज्य बना तभी से जो वहाँ के आदिवासी थे और मूल निवासी थे उनकी ये डिमांड थी कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डोमिसाइल पॉलिसी होनी चाहिए। पहले वो आदिवासी मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, काफी फैनफेयर था उस समय। उन्होंने 2002 में डिसाइड किया कि एक डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे। जैसे उन्होंने ये डिसीजन किया कि फैसला ऐसे लाएंगे पब्लिक डोमेन में डोमिसाइल पॉलिसी का, जबरदस्त एजिटेशन हुआ पूरे राज्य में। पूरा राज्य जैसे जल गया और यहाँ तक कि 5 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद से बाबूलाल मरांडी को ये अपना जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा और पब्लिकली जिस तरह से उनका स्टैंड हो गया था इस इशू पर, बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा और बहुत भारी उनको राजनीतिक कीमत इस बात की चुकानी पड़ी। इस बात से लोगों ने सबक उठाया और एक्सपीरियंस लिया और सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट्स रही वो इस इशू पर चुप ही रही और कोई स्टैंड लेने से हमेशा बचती रही। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है इस नीति को लेकर। देखिए सरकार का तो कहना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर ये डिसीजन लिया गया है और जो मूल निवासी हैं और आदिवासी हैं
उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि जो कैटेगरी सी और डी में है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ ऐसी लैंग्वेजेस हैं ट्राइबल्स की जो उनको स्टेट यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसमें भी एग्जाम लेने की उनको परमिशन सुना कि सरकार का एक ये भी पक्ष है कि राज्य के 13 जिलों में तो हम उनको पूरी तरह से सुरक्षा दे ही रहे हैं या हर तरह की सुविधा दे ही रहे हैं, फिर उनको इस तरह की सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो क्या कहीं जागरूकता की भी कमी है जिसकी वजह से उनके मतलब जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनके अंदर विरोध पैदा हो रहा है? देखिए, जो क्लैरिटी है उसमें एक कमी है, क्योंकि जो भी वहाँ के आदिवासी या मूल निवासी हैं उनका कहना है कि 1932 को रेफरेंस पॉइंट बनाकर आप डोमिसाइल पॉलिसी बनाइए। अब दो बातें उनकी बड़ी साफ स्पष्ट कहने की। आपने कहा कि सी और डी लेवल में आप रिजर्वेशन कर देंगे लोकल्स का। लोकल्स की परिभाषा में वो सब भी तो आ गए जो 30 साल से रह रहे हैं या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने अपने बिजनेसेस लगाए। और अगर आप 30 साल कहते हैं तो इसका मतलब है 1986, तो आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट बनाइए जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ कि 1985 के बाद से जो हुआ, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो डोमिसाइल। इतना ही नहीं अमृता, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आदिवासी और मूल निवासी है उनमें ही एजिटेशन है। यहाँ की रूलिंग बीजेपी के 4 एमपीज ने खुद गवर्नर को लेटर लिखा और बोला कि ये जो डोमिसाइल पॉलिसी सरकार ने लाई है गवर्नर उस पर स्पष्टीकरण दे, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो न सिर्फ वहाँ के स्थानीय मूल निवासी इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जो खुद सत्ता में बीजेपी सरकार के साथ हैं और उनके नेता हैं, मंत्री हैं। बहरहाल आगे का रुख करते हैं और आगे की खबर जीएसटी से जुड़ी हुई है। जीएसटी 1 जुलाई से लागू करने जा रही है सरकार, लेकिन जीएसटी के लागू करने को लेकर जो स्थानीय छोटे छोटे कारोबारी हैं वो काफ़ी असमंजस में हैं। उनको लगता है कि उनकी कागजी कार्रवाई काफ़ी बढ़ जाएगी। उनको ये भी लगता है कि अगर उन्हें कंप्यूटर नहीं आता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन उनका टैक्स भरेगा और किस तरह से ये जीएसटी लागू होगा जो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। ये दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट जीएसटी से संबंधित। वाराणसी के हथुआ बाजार में प्रेमनाथ मिश्रा रूपश्री ज्वेलर्स के नाम से एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। जीएसटी लागू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन प्रेमनाथ मिश्रा इस नई कर व्यवस्था के नियमों को लेकर पसोपेश में हैं। उन्हें जीएसटी से जुड़ी कानूनी और कागजी जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी के बहुत से दूसरे कारोबारियों का भी है। आज जीएसटी की वजह से व्यापारियों के अंदर इतना उपापों की स्थिति बनी हुई है। रोज रोज नए फरमान, रोज रोज नए कायदे कानून जो घोषित हो रहे हैं, उससे हम सभी व्यापारी बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित हैं। देश भर में करीब 6 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। साल में 20 लाख से ऊपर का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए खुद को जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। जीएसटी लागू होने के बाद छोटे रजिस्टर्ड कारोबारियों को हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन ज़्यादातर छोटे कारोबारियों की मुश्किल ये है कि उन्हें कंप्यूटर की जानकारी ही नहीं। कि ये तो मूल रूप से जीएसटी जो लागू हुआ है ये हमको लगता है सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए है। हमारी आपकी हैसियत में हर व्यक्ति अगर अब कंप्यूटर पे ऑनलाइन काम करेगा तभी तो वो जिंदा रह पाएगा। जो मीडियम क्लास से नीचे के लोग हैं वो कहाँ से काम कर पाएंगे जीएसटी के लिए। वैसे वाराणसी के वाणिज्य कर विभाग का दावा है कि जीएसटी को लेकर यहाँ के व्यवसायी पूरी तरह तैयार हैं। व्यापारियों को जीएसटी की जानकारी देने के लिए सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। व्यापारी समूहों के पास जा करके अपने इसके लिए हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स थे, उनको जा करके ट्रेन किया है, उनको अवेयर किया है, उनके शंकाओं का समाधान किया है और ये निरंतर प्रक्रिया है जो कि चली है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का ऐलान संसद के पिछले सत्र के समय ही हो गया था, लेकिन छोटे और मझोले कारोबारियों की तरफ से इसे 1 सितंबर से लागू करने की मांग की जा रही थी। सरकार ने ऐसी तमाम मांगों को दरकिनार करते हुए तय तारीख से ही जीएसटी लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में व्यापारियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जीएसटी के कायदों को जल्द से जल्द समझने की है। वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। जितना लोगों को आप आतंकित कर सके उतने ही बड़े आप नेता हैं। ये खबर आग की तरह देश भर में फैली कैसे? सरकार ने रेलवे स्टेशन नहीं बनाया तो लोगों ने खुद अपने स्टेशन बना लिए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है।
सबकी नजर उनका शहर में सुरेंद्र प्रताप सिंह, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ग्राउंड रिपोर्ट में इस बार हम दिखाते हैं हफ्ते के मुद्दे में क्या है खास। हफ्ते के मुद्दे में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड में प्रस्तावित टेनेंसी कानून में बदलाव की बात। जी हां, झारखंड में टेनेंसी कानून में सरकार बदलाव प्रस्तावित की हुई है और इसे लेकर आदिवासी समुदायों में असंतोष है। हमने लगातार पूरे हफ्ते आपको दिखाया आदिवासी समुदाय के अलग अलग असंतोष की खबरें। आज हम आपको लिए चलते हैं बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू। वहां के लोग भी इस प्रस्तावित संशोधन से नाराज हैं और उनका कहना है वो तमाम सरकारी योजनाओं का विरोध करेंगे। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू राजधानी रांची से 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले का ये गांव आदिवासियों के संघर्ष का गवाह है। गांव को रांची से जोड़ने के लिए 2 साल पहले ये साफ सुथरी रोड बनाई गई। गांव में विकास की कई निशानियां दिखती हैं, लेकिन आज यहाँ के आदिवासी संघर्ष की राह पर हैं। जमीन बचाने की चिंता ने उन्हें परेशान कर रखा है। जो वर्तमान सरकार जो उनके बना हुए कानून को संशोधन करना चाहती है, तो सारा आदिवासी समाज के लोग उस संशोधन के पक्ष में विरोध करते हैं। साल 1900 में जेल में ही बिरसा मुंडा की मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन झारखंड में आदिवासी क्रांति की जो लॉ उन्होंने चलाई वो आज तक चल रही है। उन्होंने अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। उन्हीं के संघर्ष का नतीजा था कि ब्रिटिश सरकार को 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा था। मकसद था छोटे किसानों की जमीन बचाना। मौजूदा राज्य सरकार ने उसी कानून को बदल दिया है। बिना किसान को या अधिकारी को, जमीन अधिकारी को बिना पूछताछ करके क्यों संशोधन का कर रही है? इसीलिए हम लोग वो विरोध करते हैं, संशोधन ना हो। एक परिवार टकराने पर से हम लोग लड़ते कानून लड़ाई लड़ते लाएंगे, लेकिन संशोधन हम लोग को नहीं चाहिए। बिरसा मुंडा की याद में सरकार ने कई संस्थाएं और इमारतें भी बनवाई हैं। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उनमें शामिल हैं। कुछ समय पहले झारखंड सरकार ने बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उनकी सभी मूर्तियों और तस्वीरों से हथकड़ी हटाने का ऐलान किया था, लेकिन टेनेंसी एक्ट को बदलकर उसने आदिवासी समूहों में विरोध पैदा कर दिया है। बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने उन्हें भगवान की उपाधि दे दी है और एक समुदाय तो ऐसा भी है जिसने बिरसायत नाम का धर्म भी अपना लिया है। उनके जन्म स्थान उलिहातू में लोगों को लगता है कि अगर ये संशोधन पारित हो जाते हैं तो बिरसा मुंडा की शहादत का अपमान होगा। उलिहातू से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी योजनाओं का हाल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की ये खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या वैसे कागज पर तो 2500 के करीब है, लेकिन असल में जो भवन है वो 250 के करीब भी नहीं है। आइए, जब भवनों की संख्या ऐसी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर माताओं और बच्चों के लिए जो आहार दिए जाते हैं उसका क्या हाल होगा। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ये तस्वीर अंबेडकर नगर में आंगनबाड़ी व्यवस्था की बदहाली बयां करने के लिए काफ़ी है। ये हाल इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार नहीं मिलता। आलम यह है कि आधे से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहता है। जो चीज आता है हर चीज बहुत घटिया आता है। पोषाहार को आप देख लीजिए, वो बच्चों के पोषण के लिए आता है, उसको बच्चे खाएंगे तो और कुपोषित हो जाएंगे। और बच्चों का खाना बनाना होता है, फिर गर्भवती का खाना बनाना होता है, और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको भी खाना बनाना होता है। बताइए हम लोग कैसे। अंबेडकर नगर जिले में कुल 2548 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से महज 250 ही विभागीय भवन में संचालित हो रहे हैं, जबकि बाकी केंद्र प्राथमिक स्कूलों, पंचायत भवन या फिर किराए के मकान में चल रहे हैं। 2200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2100 सहायिकाएं यहां तैनात हैं,
लेकिन मासूमों को जमीन पर बैठाकर देखभाल का सिर्फ कागजी कोरम पूरा किया जाता है। जाहिर है जिले के अलग अलग केंद्रों में पंजीकृत 2,17,000 बच्चों का भविष्य खतरे में है। शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्राइमरी विद्यालय में 2 ही आंगनबाड़ी केंद्र स्थित होने चाहिए। तो ऐसी दशा में कुछ केंद्रों को हमें किराए पर संचालित करना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए यहाँ पे करीब 40 केंद्र हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और हमारे करीब 100 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी पैसा आ चुका है। उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका, वो उसका निर्माण कार्य जल्द आरंभ हो जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत पंजीकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार सहित कई दूसरी सेवाएं दी जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के बच्चों को गर्मा गर्म खाना देने का प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर 140 ग्राम खाना रोज दिया जाता है ताकि उसे रोजाना 600 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके। लेकिन अंबेडकर नगर की कहानी बताती है कि ये लाभार्थी अक्सर इन लाभों से दूर ही रहते हैं। अंबेडकर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट। और अब बात इतिहास की। आज़ाद भारत के पहले विदेश नीति की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी और उन्होंने ही गुट निरपेक्षता की नीति बनाई। आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों में हमारी विदेश नीति। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की नींव जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से लगभग 1 साल पहले डाल दी थी। 1946 में पंडित नेहरू ने कहा, जहां तक हो सके हमें चीजों को सैनिक नजरिए से देखने से बचना चाहिए। जहां ऐसा करना जरूरी हो वहां भी हमारा दृष्टिकोण स्वतंत्र होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर नेहरू सरकार ने गुट निरपेक्ष विदेश नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता आगे कई दशकों तक भारतीय विदेश नीति का प्रेरक सिद्धांत रही। दरअसल भारतीय विदेश नीति की मूल बातों का समावेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसके अनुसार तय हुआ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और विभिन्न देशों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। अब आपके साथ हाजिर होंगे सोमवार को कुछ और अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।